Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the gravitation. Gravitation होता क्या है, क्यों gravitation important है, ये फिजिक्स का सबसे important part है और gravitation का जब भी नाम आता है तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम है न्यूटन. ओके, सो जनरली ग्रेविटेशन हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हम प्रॉपरली सो पा रहे हैं, हम आराम कर पा रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हर एक पर्टिकुलर एक सेकंड के लिए भी हर एक टाइम पे आपके ऊपर ग्रेविटी क्या होती है, एग्जर्ट हो रही है. ग्रेविटी जो है वो प्लैनेट टू प्लैनेट डिफर करती है. कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस अगर हम लेबोरेटरी में अगर जनरेट करते हैं तो हम ग्रेविटेशंस के जो प्रिंसिपल्स है उसके अगेंस्ट थोड़ा काम कर सकते हैं. बट ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आता कहाँ से है? सो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ से जनरली जनरेट होता है. ठीक है, फॉर द अर्थ. जैसे कि मून का कुछ ग्रेविटेशन इफेक्ट अलग होगा, जुपिटर का ज़्यादा है क्योंकि उसकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा है. तो ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है. ओके, और ये यूनिवर्सल जो चीज़ है इसमें ग्रेविटेशन हर एक प्लैनेट टू प्लैनेट क्या करेगी, डिफर करेगी. हमारी लाइफ में हर एक चीज़ जो ज़मीन पे आपको मिलेगी वो किसके वजह से है, ग्रेविटेशन की वजह से है. कि कोई भी अगर मार्कर भी अगर ऊपर फेंकता हूँ तो वो नीचे आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन. तो ऐसे ही छोटे छोटे अगर आप डेली रूटीन के सुबह उठने के बाद अगर हर एक चीज़ को अगर नोटिस करोगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि ग्रेविटेशन है क्या एक्चुअली और ये क्यों इंपॉर्टेंट है. अगर ये नहीं होता मेरे लाइफ में तो मेरी लाइफ कैसे होती, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, सो आइए देखते हैं. ग्रेविटेशन के आगे हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि इसके आगे बहुत सारी थियरीज जो है वो जनरली आई हुई है, जैसे कि केपलर्स, एरिस्टोटल्स, अगे न्यूटन. देन न्यूटन की जो कंसेप्ट हैं हम आज भी यूज़ करते हैं. उनके कंसेप्ट के बिना जो है वो ग्रेविटेशन में जो रिवोल्यूशन हुआ, ये जो पर्टिकुलर फील्ड में रिवोल्यूशन हुआ, आज आप देखते हो कि इसरो है, नासा है, जो सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करती है, इतना माइन्यूट डिटेल में स्टडी कर रही है, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है बिकॉज ऑफ व्हाट, द स्टडी ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये सब किसकी देन है, सर आइजैक न्यूटन की देन है. ओके, सो आइए देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है. सबसे पहला टॉपिक हम जो कंसेप्ट ले रहे हैं, दीज आर फ्रॉम व्हाट, द स्टेट बोर्ड. एंड द फर्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट व्हाट, द केपलर्स लॉ. केपलर भी कौन है, केपलर भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हमारे 3 लॉज बताए. वो 3 लॉ के बारे में हम देखने वाले हैं. तो केपलर का सबसे पहला लॉ होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड है लॉ ऑफ एरियाज एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ पीरियड. तो पहला जो है उसको हम डिटेल में देखेंगे. ये हमारे 11 स्टेट बोर्ड के बुक से लिया गया है, लॉ ऑफ ऑर्बिट. तो लॉ ऑफ ऑर्बिट में उन्होंने बताया ऑल प्लैनेट्स move in an elliptical orbit round the sun with the sun is situated at the one of the foci of a ellipse. इसका मीनिंग क्या है, देखो ये होता है इलिप्स, इसमें मेजर एक्सिस और ये रहेगा माइनर एक्सिस. सो मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस के बीच में, ये पॉइंट के बीच में कहीं पर भी अगर आप कोई भी लोकेशन पे क्या करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो तो उसको कहते हैं फोकस. ये कर्व शेप और इसके बीच में रहेंगे, तो इसके कोई भी फोकस ये पॉइंट पे क्या रहेगा, आपका सन सिचुएटेड होगा. अभी ये जो छोटा सा रूल है इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन्स क्रिएट होता है. क्योंकि जब भी अर्थ जो है वो क्या होगी, रिवॉल्व होगी. ओके, कहाँ पे है, प्लैनेट पे. अर्थ जब रिवॉल्व होगी तो देखो इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन, ये क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है. तो जैसे वेरी होगा सन से हम जब दूर रहेंगे तो क्या होता है, विंटर सीजन, जो गर्मी है हमारे अर्थ के ऊपर जो गर्मी होती है वो कम फील होती है. लेकिन जैसे वो क्लोज टू द अर्थ आएगा तो समर सीजन जनरली होता है. और इसमें क्या होता है, समर सीजन में इवोपरेशन ऑफ वाटर, देन फिर से क्या होगा, कंडेंसेशन, तो रेनी सीजन भी क्रिएट होता है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन जो है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू इट्स ऑर्बिट. तो इन्होंने क्या बताया कि जो अर्थ है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या हो रही है, मूव हो रही है. ओके, और जो सन कहाँ पे है उसके, तो फोकाई पे बैठा है. ओके, फोकाई की लोकेशन पे है. तो ऐसे ही अर्थ का भी ये एक सैटेलाइट होता है, जो उसको नेचुरल सैटेलाइट को हम कहते हैं मून. तो मून भी क्या होता है, वही शेप में होता है. उसकी वजह से क्या होता है, हाई टाइड एंड लो टाइड, जो पानी के ऊपर जो ग्रेविटेशन फील होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, द केपलर्स फर्स्ट लॉ विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट. तो ये सबको समझ में आया होगा, ऐसा मैं कंसिडर करता हूं. और हम अभी देखते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ एरियाज. इसको और एक नाम है लॉ ऑफ इक्वल एरियाज. तो केपलर ने क्या बताया कि जनरली सन और ये प्लैनेट,
तो सन और प्लैनेट को मैं अगर क्या करता हूं, उससे एक लाइन ज्वाइन करता हूं, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग that joins a planet and a sun sweeps equal areas in equal interval of time. ओके, तो देखो यहां से लाइन ज्वाइन की हमने सन से लेके प्लैनेट तक, ये लाइन मैंने ज्वाइन की है। अभी ये लाइन क्या है, यहां पे मूव हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम अ SP। तो इससे जो एरिया होगा स्वीप्स करने के बाद क्या होगा, जो एरिया क्रिएट होगा, दैट एरिया, ओके, दैट पर्टिकुलर एरिया, और जो दूसरा एरिया है, बट इसमें क्या है देखो, इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मान लो पहले हमें कंसीडर करना है कि मैंने इसका लोकेशन मार्क किया है, ये लोकेशन पे है। अगर मान लो एक फॉर एग्जांपल मैं टाइम देता हूँ, 3 मंथ्स हुए, 3 मंथ्स का मैंने टाइम दिया, तो प्लैनेट का लोकेशन चेंज हो जाएगा। तो 3 महीने के अंदर ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये जो इसका एरिया है, ओके, ये एरिया मिला हमें। फिर से हमने इसके लोकेशन को छोड़ दिया यहाँ पे P', ओके, एंड P2'। तो देखो अभी यहाँ पे अगर मैंने कुछ टाइम के बाद, वो टाइम नहीं है कि मैंने क्या किया, यहाँ पे ये इसका लोकेशन था, मुझे फिर से मैंने चेक किया कि क्या है, 3 मंथ्स का मैं फिर से टाइम देता हूँ कि 3 मंथ्स के बाद इसका लोकेशन चेंज हो गया, ये यहाँ पे आ गया। तो इससे हमने एरिया जो ट्रेस किया, वो एरिया हमने क्या किया, मार्क किया। तो इसमें केपलर के हिसाब से ये एरिया और ये एरिया, दोनों भी एरियाज क्या है, इक्वल है। तो ये है हमारा केपलर्स का सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। ओके, नाउ वी आर लुकिंग फॉर द लॉ ऑफ पीरियड। अभी पीरियड का मतलब होता है टाइम, ओके, क्या होता है, टाइम। तो आप सबको पता है कि इसमें आप देखोगे, हमने यहाँ पे भी देखा और यहाँ पे भी देखा, तो थियोरी के हिसाब से क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है ये वेरी कर रहा है टाइम टू टाइम। ओके, तो देखो, तो इसके लिए परफेक्ट टाइम मिलना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो क्या है इसका तीसरा लॉ, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब T² ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज proportional to the cube of semi major axis, to the cube of semi major axis। semi major axis मतलब इसको एक हम एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज जो है, एवरेज डिस्टेंस जो है वो सर्कल के आसपास आएगा। ये सब क्या है, इसके सेमी मेजर एक्सिस के डिस्टेंसेस है। तो उसके वो कितना रहेगा, क्यूब ऑफ रहेगा। तो T² मिलेगा आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। तो एक्चुअली ये मीन डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस क्या होता है, इधर ज़्यादा है, देखो इधर कम है, इधर कम होते जा रहा है, फिर से ये यहाँ पे क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है फिर से क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। सो बेसिकली हमें जो डिस्टेंस लेना है, दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, एवरेज डिस्टेंस। क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस। तो ये है हमारा T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। टाइम स्क्वायर में बढ़ेगा तो जो उसका सेमी मेजर एक्सिस है R³ है, वो कितने टाइम पे जाएगा, 3 टाइम पे जाएगा। तो T² अपॉन R³ इज इक्वल्स टू, वी विल गेट कांस्टेंट। क्या मिलेगा हमें, कांस्टेंट। तो देखो, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड बाय द प्लैनेट। सो ये जो हमने देखा अभी, ये क्या था, तो ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट एज वेल एज केपलर्स के 3 लॉ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ही अर्थ क्या होता है, यही कंसेप्ट के ऊपर अर्थ जो है वो चलती है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, द बेसिक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफ केपलर्स लॉ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।